हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। अभिनव साइंस स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, लास्ट लेक्चर तक हम सीरीज LCR सर्किट को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। हमने LCR सर्किट के तीन केस देख लिए, है ना। उसके बाद हमने LCR सर्किट में अनुनाद को देखा, है ना। और उसके बाद हमने LCR सर्किट का जो है बैंड चौड़ाई निकाला, ठीक है। और उसके बाद हमने LCR सर्किट का क्या देखा, क्वालिटी फैक्टर, ठीक है बच्चों। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हमारे जो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ होते हैं ना, उनमें एवरेज पावर लॉस यानी औसत शक्ति क्षय, ठीक है। तो हेडिंग लगा हुआ है, हेडिंग क्या है, आज हमें क्या पढ़ना है भाई। आज हमें पढ़ना है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में औसत शक्ति क्षय, है ना। जैसे आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में पावर लॉस निकालते थे, और पावर लॉस का बड़ा जनरल फार्मूला होता है। पावर लॉस को आप P से लिखते हो, और ये किसके इक्वल होता है, तो इसका आंसर है V गुणा I। V आपका होता है वोल्टेज और I आपका होता है करंट, ओके। तो देखिए बच्चों, जो आपके प्रत्यावर्ती धारा परिपथ होते हैं, है ना, उनमें जो वोल्टेज होती है ना, वोल्टेज वो टाइम के साथ वेरी करती है, टाइम के साथ चेंज होती है ना। तो यहाँ हम किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए जो वोल्टेज का मान लिखेंगे, वो तात्क्षणिक मान होगा। और वो वाली वोल्टेज मैं मान लेता हूं कुछ इस प्रकार से है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ जो ये V है, ये क्या है, ये किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जो आपका वोल्टेज सोर्स लगा हुआ था ना, उसके अक्रॉस वोल्टेज का इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, यानी तात्क्षणिक मान है। V बराबर Vm sin ओमेगा t, ओके। तो ये वाला वोल्टेज उस सर्किट में होगा तो उसमें कोई ना कोई करंट भी पास होगा, है ना। और वोल्टेज यदि आपका प्रत्यावर्ती है तो करंट भी आपका प्रत्यावर्ती होगा, और उसका जो तात्क्षणिक मान है वो कुछ ऐसा होगा, I इज इक्वल टू Im साइन। अब प्यारे बच्चों, आपको पता है, अरे भाई यहाँ क्या आना चाहिए, आपको पता है जो आपके AC सर्किट होते हैं, है ना, उनमें वोल्टेज और करंट के बीच में एक फेज डिफरेंस होता है, एक कलांतर होता है ना, होता है ना, कलांतर होता है। तो इसका मतलब वोल्टेज का फेज यदि यहाँ ओमेगा टी है, तो करंट का फेज यहाँ समथिंग डिफरेंट आएगा, भाई कोई ना कोई फेज डिफरेंस होगा। और मैं यहाँ ये मान लेता हूं कि आपका जो करंट है वो वोल्टेज से 5 कोण पीछे है, और 5 कोण पीछे है, तो इसका समीकरण बोलो बच्चों, मैं क्या लिख दूंगा, ओमेगा टी माइनस 5। इसका मतलब वोल्टेज और करंट में जो फेज डिफरेंस है वो कितने का है, 5 का। इसको बच्चों मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। तो सुनो, कोई ऐसी वोल्टेज थी जिसका तात्क्षणिक मान था Vm sin ओमेगा टी, है ना, और वोल्टेज और करंट के बीच कलांतर आपका कितना था, 5। तो करंट का जो आपका तात्क्षणिक मान है वो क्या होगा, Im sin ओमेगा टी माइनस 5, ओके। अब देखो आपको तो चाहिए पावर का तात्क्षणिक मान, क्या चाहिए, पावर का तात्क्षणिक मान, यानी शक्ति का, जिसको शक्ति क्षय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शक्ति क्षय। आपको इसका क्या चाहिए, तात्क्षणिक मान चाहिए। क्या चाहिए बच्चों, तात्क्षणिक मान, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, V इंटू आई, है ना। और आप लोग इसमें वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो पावर आपको मिल जाएगी, देखो, Vm sin ओमेगा टी, ओके। और गुणा में आपका क्या है, Im, गुणा में आपका क्या है बच्चों, Im और क्या है, साइन ओमेगा टी माइनस 5, ऐसा आ गया। इसको थोड़ा सरल कर लें आप। P बराबर देखो क्या आया, Vm गुणा में क्या है, Im गुणा में क्या है, साइन ओमेगा टी।
ये आपका साइन ए माइनस बी है। बायो के जो स्टूडेंट है वो ध्यान देंगे, एक फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में, साइन ए माइनस बी आपका बराबर होता है साइन ए और कोस बी। साइन माइनस का है तो माइनस आता है, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आता है, और ये हो जाता है कोस ए साइन बी, कोस ए, और यहाँ आपका आता है बच्चों साइन बी, है ना। तो यहाँ देखो क्या है, जो आपका ओमेगा टी है वो ए है और जो आपका फाई है वो बी है। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है साइन ए का मतलब ओमेगा टी, कोस बी इसका मतलब कोस फाई, माइनस कोस ए इसका मतलब कोस ओमेगा टी, और साइन बी इसका मतलब ये क्या हो गया, साइन फाई। तो यहाँ आपने साइन ए माइनस बी का फार्मूला जो है वो अप्लाई कर दिया। तो साइन ओमेगा टी माइनस फाइव ये क्या बन गया, साइन ओमेगा टी कोस फाइव, है ना, माइनस कोस ओमेगा टी साइन फाइव, ऐसा कुछ आ गया। दोबारा देखें आप लोग दोबारा देखें, इसी फार्मूले को यहाँ से आगे चला देते हैं भाई, इसी फार्मूले को यहाँ से आगे चला देते हैं, तो P बराबर ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या आएगा, ये यहाँ से आएगा बच्चों P बराबर, ये आपका चल रहा है VM IM, ओके। साइन ओमेगा टी को इस पहले वाले टर्म से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा देखो साइन स्क्वायर ओमेगा टी, है ना, और गुणा में क्या है कोस फाइव। अब साइन देखो बच्चों माइनस का है, साइन किसका है, माइनस का। तो ये जो सारा का सारा टर्म है, पहले आपने इसको मल्टीप्लाई किया किससे, साइन ओमेगा टी कोस फाइव से, है ना। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे किससे, कोस ओमेगा टी साइन फाइव से। तो ये क्या आता है, ये आएगा आपके पास VM IM, ओके। ओ क्या आ गया, साइन फाइव, और गुणा में क्या है बच्चों, साइन ओमेगा टी, ये क्या है साइन ओमेगा टी, और ये आपका क्या है इंटू कोस ओमेगा टी, ऐसा टर्म आ गया आपके पास, ठीक है। इसको थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके थोड़ा अच्छा लिख लेते हैं। तो ये आएगा आपके पास P इज इक्वल टू ये आपके पास आएगा बच्चों VM IM, है ना, और ये क्या है कोस ऑफ फाइव, है ना, और ये क्या है भाई साइन स्क्वायर ओमेगा टी, है ना, साइन किसका है माइनस का, और ये आप लिख दोगे VM IM, और बट्टे में आएगा 2, और ये आपका क्या है साइन फाइव, और इसको लिखा जा सकता है साइन 2 ओमेगा टी, क्या लिखा जा सकता है साइन 2 ओमेगा टी। अब आपने ये वाली चीज कैसे लिख दी, इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ बच्चों, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। एक फॉर्मूला होता है कि साइन 2A बराबर होता है 2 साइन A, और यहाँ होता है बच्चों कोस ए। तो आप लोग यदि साइन ए कोस ए का फॉर्मूला लिखो, किसका फॉर्मूला लिखो, साइन ए कोस ए का यदि फॉर्मूला लिखो, तो वो फॉर्मूला क्या बनेगा, वो फॉर्मूला बनेगा बच्चों साइन 2A, और बट्टे में ये चला जाएगा, यानी क्या चला जाएगा 2। तो साइन ए कोस ए, क्या भाई साइन ए कोस ए, क्या साइन ए कोस ए किसके बराबर होता है साइन 2A, और बट्टा में क्या होता है 2। तो आप लोग यहाँ देख रहे हो साइन, और इसके आगे ये जो ओमेगा टी है किसका काम करेगा ए का, और कोस यहाँ भी ओमेगा टी है तो ये भी क्या है ए। तो बच्चों साइन ओमेगा टी गुणा में आपका कोस ओमेगा टी है, ये क्या बन जाएगा साइन ए गुणा कोस ए, और साइन ए गुणा कोस ए को लिखा जा सकता है साइन डबल ऑफ ए, डबल ऑफ ए, डबल ऑफ ए, और बट्टे में क्या लिखेंगे 2। तो साइन डबल ऑफ ए का मतलब क्या है ओमेगा टी, और बट्टे में आपने क्या लिख दिया 2। इसको मैं बोल देता हूं बच्चों, इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 3। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ये जो आपका इक्वेशन 3 है ये पावर का तात्क्षणिक मान है ना। ये बेटा
शक्ति क्षय का तात्क्षणिक मान है ना। देखो पावर किस टाइम पर है, टी टाइम पर। देखो टी का फलन है, यहाँ भी आपका देखो टी आ रहा है और यहाँ भी देखो बच्चा आपका टी आ रहा है। कौन सा मान है ये, तात्क्षणिक मान। जबकि आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए औसत शक्ति क्षय। क्या चाहिए, औसत शक्ति क्षय। मैं इसको हटा देता हूं, साफ कर देता हूं, दोबारा देख लो। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है तो वोल्टता जो है वो प्रत्यावर्ती होगी और उसका तात्क्षणिक मान देखो बच्चों ये वाला होगा। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथों में वोल्टेज और करंट के बीच में एक फेज डिफरेंस होता है और मैं मान लेता हूं कि माना फेज डिफरेंस कितना है, 5 है ना। तो आई बराबर देखो ऐसा इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, तो ये किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए वोल्टेज का तात्क्षणिक मान और ये धारा का तात्क्षणिक मान। तो आपको बच्चों शक्ति क्षय का तात्क्षणिक मान चाहिए। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने पढ़ा था कि जो पावर लॉस होता है या जो पावर होता है उसका फार्मूला होता है P बराबर V इंटू आई। आपने V और I का मान रखा है ना, और यहाँ आपने साइन A माइनस बी का यूज किया और इसको सरल किया तो आपके पास पावर लॉस जो है उसका जो तात्क्षणिक मान है वो कुछ ऐसा आ गया, VMIM cos फाई साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस VMIM बटा 2 साइन फाई गुना साइन 2 ओमेगा टी, है ना। बोलो भाई समीकरण 3 तक आपको समझ में आया। समीकरण 3 हमारा रिजल्ट नहीं है बच्चों, औसत शक्ति क्षय नहीं है। क्या है ये, शक्ति क्षय का तात्क्षणिक मान। क्या है ये बच्चों, शक्ति क्षय का तात्क्षणिक मान। और हमें क्या चाहिए, औसत शक्ति क्षय। हमें क्या चाहिए बच्चों, औसत शक्ति क्षय। बहुत शानदार फार्मूला बनेगा यहां से। हमें चाहिए औसत शक्ति क्षय। तो प्यारे बच्चों जो आपका समीकरण नंबर 3 है ना, जो आपका समीकरण नंबर 3 है, हम इसका एवरेज ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एवरेज। समीकरण 3 का क्या ले लेंगे बच्चों, औसत ले लेंगे। क्या ले लेंगे, औसत। तो औसत ले लो भाई, औसत लोगे तो ये बनेगा देखो P और इसका एवरेज लेना है। तो एवरेज इसमें दो पद है भाई, पहला पद देखो बच्चों ये वाला है ना। तो इस पद का आप एवरेज ले लो, इस पद का एवरेज ले लो तो ये होगा VM, ये क्या है IM, क्या है भाई cos फाई और क्या है बच्चों साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये इसका एवरेज। इसके बाद साइन किसका है, माइनस का। एवरेज 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 को देखो इस प्रकार से लिखते हैं, मान लो कोई क्वांटिटी ए है और उसका हमें क्या लेना है, एवरेज। क्या लेना है, एवरेज। तो आप या तो इसके ऊपर देखो ये निशान लगा दो A बार, इसका मतलब एवरेज है। ठीक है, या इसके जड़ में लिख दो आप AB, इसका मतलब एवरेज है। या जो A है इसको आप इस प्रकार के निशान के बीच में पैक कर दो। इसका मतलब इसके और इसके बीच में जो चीज लिखी हुई है उसका कौन सा वैल्यू है, एवरेज वैल्यू, है ना। ये इसको प्रदर्शित करने का एक तरीका होता है। यहाँ पावर का एवरेज लेना था तो पहले पद का एवरेज लेना था, तो पूरा पहला पद ब्रे और केट के अंदर मैंने पैक कर दिया, इसका मतलब एवरेज वैल्यू। दूसरा क्रम उसका भी एवरेज लेना है, उसका भी एवरेज लेना है। तो देखो क्या लिखेंगे, VMIM और बट्टे में क्या है 2 और गुणा में क्या है साइन फाई और गुणा में क्या है प्यारे बच्चों साइन 2 ओमेगा टी और ये लो इसमें पैक कर दिया। ओके, यानी पहले पद का एवरेज, बीच में साइन किसका है, माइनस का, और उसके बाद क्या है दूसरे पद का एवरेज। ओके, तो यहां से देखो P एवरेज हम निकाले, तो बच्चों देखो ये चीज है ना, ये चीज तो कांस्टेंट है, तो चेंज होनी नहीं भाई, कलांतर तो चेंज होना ही नहीं, है ना। जैसे आपका शुद्ध प्रतिरोध वाला प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है ना, तो कलांतर तो ऑलवेज 0 रहेगा, है ना। तो cos 0 का मान क्या रहेगा, 1 रहेगा। ये तो एक कांस्टेंट नंबर है, टाइम के साथ चेंज होना ही नहीं। शुद्ध L वाला है या फिर शुद्ध C वाला है तब कलांतर आपका 90 रहना है और cos फाई का मान कितना रहना है, 0 रहना है ना। तो ये चेंज होने वाली चीज नहीं है, तो ये सब तो कांस्टेंट है। और आपको पता है बेटा कि जो कांस्टेंट चीज है वो एवरेज से क्या आ जाती है, बाहर। तो देखो ये आ गया बाहर, ये कहाँ आ गया, बाहर। अब एवरेज वैल्यू केवल पहले टर्म में किसका रहेगा, भाई, किसका रहेगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का। किसका रहेगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का। साइन किसका है, माइनस का। ओके, उसके बाद देखो जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो भाई,
अब Vm गुणा Im और बटा में क्या है 2 और गुणा में क्या है बच्चों sin फाई, ये तो बाहर आ गया। एवरेज वैल्यू किसका रहना है, एवरेज वैल्यू किसका रहना है, तो इसका आंसर है प्यारे बच्चों एवरेज वैल्यू रहना है किसका, साइन 2 ओमेगा टी का, किसका, साइन 2 ओमेगा टी का, है ना। तो ये कौन सा मान था भाई, ये कौन सा मान था प्यारे बच्चों, तात्क्षणिक मान। कौन सा मान था, तात्क्षणिक मान। और तात्क्षणिक मान का आपने क्या ले लिया भाई, एवरेज। तो ये कौन सा मान आ गया, एवरेज वैल्यू। इसको आगे सोल्व करेंगे, इसको आगे सोल्व करेंगे, इसको आगे सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने से पहले आपको दो बातें पता होनी चाहिए, दो बातें पता होनी चाहिए प्यारे बच्चों। क्या पता होना चाहिए आपको, आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा का एवरेज वैल्यू, या तो ऊपर बार लगाओ या बार नहीं लगाते हो तो ये ब्रेव, इसको ब्रेव बोलते हैं और उसको केट बोलते हैं, ब्रेव और केट में इसको पैक कर लो। इसका एवरेज वैल्यू होता है प्यारे बच्चों 0 और जो आपका साइन स्क्वायर थीटा होता है ना, उसका जो एवरेज वैल्यू है वो कितना होता है, वो कितना होता है, तो आंसर है 1/2। कितना होता है, 1/2। कितना होता है, 1/2। याद रखना साइन थीटा का एवरेज वैल्यू कितना होता है, 0 और साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज वैल्यू कितना होता है, 1/2। कितना होता है, 1/2। मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मान लो आपको साइन थीटा का एवरेज वैल्यू चाहिए, ये +1 और ये -1 है और ये देखो इसका ग्राफ, ठीक है। यहाँ जो वैल्यू है वो कितनी है, +1। यहाँ जो वैल्यू है वो कितनी है, 0। यहाँ जो वैल्यू है वो कितनी है, -1 और यहाँ जो वैल्यू है वो कितनी है, 0। तो यहां से लेके यहां तक इसका एवरेज निकालें तो देखो 1 2 3 4, ये 4 मान मैं ले लेता हूं। पहला मान है +1, दूसरा मान है 0, तीसरा मान है -1 और चौथा मान है 0। और चारों को मैं जोड़ देता हूं और राशियों का योग बटा राशियों की संख्या यानी 4 का भाग लगा देता हूं। तो +1 में -1 जोड़ूंगा 0 आएगा, 0 और 0 को जोड़ूंगा 0 आएगा। तो ये फाइनली आ जाएगा 0/4 और ये बोलो बच्चों क्या आ गया, 0। और ये वाला जो ग्राफ है वो किसका है, बोलो साइन थीटा का। इसलिए हम बोलते हैं कि इसका एवरेज वैल्यू बोलो कितना होता है, 0। कितना होता है, 0। साइन थीटा का एवरेज वैल्यू कितना होता है, 0। आपको डायरेक्ट याद रखना चाहिए। अब देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज वैल्यू। किसका भाई, साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज वैल्यू, साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज वैल्यू। तो प्यारे बच्चों देखिएगा यहाँ साइन थीटा का मान यदि -1 है तो साइन स्क्वायर थीटा करोगे ना, यदि साइन थीटा का मान -1 है तो बच्चों आप यदि साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करोगे तो -1 का वर्ग बोलो, फाइनली ये क्या हो जाएगा, +1। इसका मतलब जितने भी नेगेटिव वैल्यू वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। और सारे के सारे पॉजिटिव हो जाएंगे तो ग्राफ कैसा बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा का ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरफ है +1 और इस तरफ है बच्चों -1। ये -1 की ओर जाएगा ही नहीं, ये जो माइनस वाला पार्ट है वो ऊपर आ जाएगा क्योंकि -1 का वर्ग करोगे फाइनली बोलो क्या आएगा, +1। तो एक ये वाला मान ले लो +1, उसके बाद ये ले लो 0, उसके बाद ये ले लो +1 और उसके बाद ये ले लो 0। ठीक है, राशियों का योग ये 4 मान ले लो। पहला 1 है, उसके बाद 0 है, उसके बाद 1 है, उसके बाद 0 है। पहला 1, उसके बाद 0, उसके बाद 1, उसके बाद 0। ठीक है, इनको जोड़ दो, 4 का भाग लगा दो। बोलो बच्चों क्या आया, 2/4 और 2/4 बच्चों क्या होता है, 1/2। क्या होता है, 1/2। इसलिए हम लोग बोलते हैं साइन स्क्वायर थीटा का जो एवरेज वैल्यू है वो कितना होता है, 1/2। ये चीज आपको डायरेक्ट याद रखनी चाहिए। तो ध्यान देंगे भाई, साइन थीटा का एवरेज वैल्यू कितना बच्चों, 0 और साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज वैल्यू कितना, 1/2। साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज वैल्यू हाफ, साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज वैल्यू कितना, हाफ, और साइन थीटा का एवरेज वैल्यू कितना, 0। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। ओके, तो ये आपका क्या था, एवरेज पावर लॉस, है ना। तो एवरेज पावर लॉस क्या आ गया भाई, एवरेज पावर लॉस क्या आ गया, ये आ गया देखो बच्चों, Vm Im और cos फाई और गुणा में क्या है, एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी, एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी। बोलो बच्चों ये कितनी होती है, 1/2। कितनी होती है, हाफ होती है ना भाई, हाफ। तो बोलो बच्चों इसकी जगह क्या लिख दोगे, 1/2, है ना। उसके बाद चिन्ह किसका है भाई, माइनस का,
क्या है बताओ, VM, क्या है IM, है ना, और बट्टे में 2 है ना, और गुणा में sin फाई है ना, और एवरेज वैल्यू किसका है, साइन थीटा का। ये ना, ये थीटा, ये एंगल है बच्चा, साइन थीटा का है, साइन थीटा का, है ना। और साइन थीटा का एवरेज वैल्यू अभी अभी बता के आए हो, कितना होता है, 0। तो यहां से देखो बच्चों क्या आया, यहां से आपको मिला P एवरेज बराबर, देखो इसको लिखा जा सकता है VM बट्टा √2 इंटू IM बट्टा √2 इंटू कोस ऑफ फाई और -0। ये 0 है, तो ये वाला जो सारा का सारा टर्म है फाइनली बोलो कितना बन जाएगा, 0। फाइनली कितना बन जाएगा भाई, 0। ये सारा का सारा टर्म बोलो कितना बन जाएगा, 0। 2 को मैंने देखो VM और IM के नीचे इस प्रकार से लिख लिया, √2 गुणा √2, फाइनली बोलो कितना आना है, 2। अब देखो प्यारे बच्चों ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा P एवरेज बराबर अब ये वाली चीज यदि आपको याद है तो ये हुआ करता था रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, है ना। याद आ रहा है क्या आपको, याद आ रहा है। यदि याद आपको नहीं आ रहा है तो बच्चों मैं आपको बता देता हूँ, यदि आपको ध्यान में नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ कि प्रत्यावर्ती वोल्टा का कौन सा मान भाई, कौन सा मान, वर्ग मध्य मूल मान। कौन सा मान भाई, वर्ग मध्य मूल मान, यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। कौन सी वैल्यू बच्चों, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। बोलो क्या था VM बट्टा √2, क्या था VM बट्टा √2, यानी शिखर मान का 1 बट्टा √2 गुना। तो इसकी जगह मैंने लिख दिया VRMS। अब ये वाली जो चीज है ना बच्चों, देखो ये धारा के शिखर मान का 1 बट्टा √2 गुना है, ये धारा का वर्ग माध्य मूल मान होता है, ये क्या होता है IRMS। और बोलो प्यारे बच्चों ये क्या है, कोस फाई। और इसको मैं बोल देता हूँ आपका जो भी इक्वेशन है, तो इसको मैं बोल देता हूँ 3 नंबर, या कितना नंबर, 4 नंबर, या कितना नंबर, 4 नंबर। ये बच्चों औसत शक्ति चाहिए, क्या है ये, औसत शक्ति चाहिए। तो आपको यही बताना होता है, आपको यही बताना होता है ना। जो आपका सिंपल DC सर्किट होता है ना, उसमें तो बच्चा पावर लॉस होता है P बराबर क्या, V गुणा I, है ना। जबकि आपका AC वाला सर्किट है, यानी प्रत्यावर्ती धारा वाला परिपथ है ना, तो उसमें पावर लॉस होता है ना, पावर लॉस, और उसका जो एवरेज वैल्यू होता है वो क्या होता है, VRMS IRMS cos फाई। क्या होता है बच्चों, VRMS IRMS cos फाई, VRMS IRMS cos फाई। ओके, तो ये फार्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना चाहिए, और आपको मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में भी आ गई होगी, ये चीज आपको समझ में भी आ गई होगी। तो मैं डायरेक्ट के लिए लिखूं कि भाई मेरे को बताओ प्रत्यावर्ती धारा परिपथों में पावर लॉस कितना होता है। तो आप क्या बोलोगे, पावर लॉस होता है कितना, VRMS IRMS cos फाई। कितना होता है, VRMS IRMS cos फाई, कितना होता है, VRMS IRMS cos फाई। ओके, ये आपका पावर लॉस हो गया, ठीक है बच्चों। अब आपको एक बात और बताता हूँ, 5 को हम एक अन्य रूप में और लिख सकते हैं, है ना। आपको यदि याद आ रहा है तो ये जो VRMS या जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू थी, इसको हम क्या बोलते थे, वोल्टा का आभासी मान, या फिर क्या बोलते थे, वोल्टा का प्रभावी मान। इसी प्रकार IRMS वैल्यू जो थी उसको हम लोग क्या बोलते थे, यदि आपको याद आ रहा है तो धारा का आभासी मान, या बोलो बच्चों क्या बोलते थे, धारा का प्रभावी मान, है ना। तो V गुणा I तो पावर होती है, तो एवरेज पावर देखो किसके बराबर आ गई, ये वाली जो पावर है इसको क्या बोल सकते हैं, वर्चुअल पावर, आभासी पावर, या आभासी को बच्चों अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वर्चुअल। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, VIR, और गुणा में बोलो क्या आ गया बच्चों, कोस फाई। क्या आ गया, कोस फाई। तो P एवरेज को ऐसे भी लिखा जा सकता है, P वर्चुअल गुणा कोस फाई। और याद रखना बच्चों, जो आपका P वर्चुअल है वो किसके बराबर होता है, वोल्टेज का RMS वैल्यू गुणा
करंट का आरएमएस वैल्यू। ये क्या होता है बच्चों? पी वर्चुअल। क्या होता है? पी वर्चुअल। तो आपको ये फार्मूला याद रखना चाहिए। क्या है ये? प्रत्यावर्ती धारा परिपथों में औसत शक्ति क्षय। क्या है? प्रत्यावर्ती धारा परिपथों में औसत शक्ति क्षय। ठीक है। अब अगली चीज है शक्ति गुणांक, है ना। वैसे तो इस बार जो आपका सिलेबस जारी हुआ है बोर्ड का, है ना, उसमें शक्ति गुणांक आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, एक छोटा सा पॉइंट है, अपन इसको करेंगे। प्रत्यावर्ती धारा परिपथों में शक्ति गुणांक क्या होता है? क्या बच्चा? शक्ति गुणांक। क्या भाई? शक्ति गुणांक। तो आंसर इसका है कि जो आपका कोस फाई होता है ना, कोस फाई, ये जो कोस फाई होता है, इसी को क्या कहते हैं बच्चों? शक्ति गुणांक। इसी को क्या कहते हैं बच्चों? शक्ति गुणांक। क्यों भाई? क्योंकि देखिए बच्चों, देखिए जो आपका कोस फाई है ये पावर का गुणांक है, कोफिशिएंट है ना। वर्चुअल पावर का कोफिशिएंट कौन है? वर्चुअल पावर का कोफिशिएंट कौन है? गुणांक कौन है? इसको ढक लो, बोलो कौन है? कोस फाई। कौन है? कोस फाई। इसको क्या कहा जाता है? शक्ति गुणांक। अब इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, परिभाषित कैसे किया जाता है, तो बच्चों ध्यान से सुनो। ये जो फाई है ना, फाई, ये क्या होता है? ये होता है वोल्टता तथा धारा के मध्य का कलांतर। याद करो, आपने वोल्टेज लिखा था Vm sin ओमेगा टी, और करंट क्या लिखा था? Im sin ओमेगा टी माइनस फाइव, है ना। तो वोल्टेज का जो फेज था वो कितना था? ओमेगा टी। करंट का जो फेज था वो कितना था? ओमेगा टी माइनस फाइव। तो दोनों में फेज डिफरेंस यदि आपसे पूछा जाए, दोनों में फेज डिफरेंस यदि आपसे पूछा जाए, दोनों में फेज डिफरेंस यदि आपको पूछा जाए, कोष्ट घटाओगे तो ये हो जाएगा प्लस, बोलो फेज डिफरेंस आपको कितना मिल जाएगा? 5। इसका मतलब ये क्या होता है? वोल्टता तथा धारा के मध्य कलांतर। तो शक्ति गुणांक को कैसे डिफाइन कर सकते हो? शक्ति गुणांक को कैसे डिफाइन कर सकते हो? वोल्टता तथा धारा के मध्य के कलांतर की कोज्या। कलांतर की कोज्या, है ना, इसकी कोज्या ले लो, कलांतर की कोज्या। बोलो बच्चों क्या कहलाती है? कलांतर की कोज्या। कलांतर की कोज्या, कलांतर की कोज्या, बोलो क्या कहलाती है बच्चों? शक्ति गुणांक। क्या कहलाती है? शक्ति गुणांक। हालांकि ये परिभाषा सिलेबस में नहीं है इस बार, लेकिन आगे वाले पॉइंट्स को, है ना, हमें कुछ पढ़ना है, इसके लिए शक्ति गुणांक हमें पता होना चाहिए। तो ध्यान से सुन लो बच्चों, शक्ति गुणांक क्या है? प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा प्रत्यावर्ती धारा के मध्य के कलांतर की कोज्या। कलांतर की कोज्या, ठीक है भाई। कोस फाई है ना, कोस फाई, इसको बच्चा शक्ति गुणांक बोलते हैं। फाई क्या है? वोल्टता तथा धारा के मध्य कलांतर। फाई क्या है भाई? वोल्टता तथा धारा के मध्य का कलांतर, और ये उस कलांतर की क्या है? कोज्या, जिसको क्या कहते हैं? शक्ति गुणांक। एक परिभाषा और लिखते हैं कई बार इसकी, कोस फाई शक्ति गुणांक है। तो जो आपका इक्वेशन नंबर 6 आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, यहां से यदि आप कोस फाई का मान निकालो तो ये क्या आएगा? पी एवरेज बट्टा पी वर्चुअल। ये आ गया पी एवरेज बट्टा पी वर्चुअल। कई बार न्यूमेरिकल आ जाता है, इस बार तो नहीं आएगा क्योंकि पावर फैक्टर आपके सिलेबस में नहीं है। तो कोस फाई क्या हो गया? कोस फाई क्या हो गया? औसत शक्ति क्षय। ये क्या है? औसत शक्ति क्षय। और ये क्या है? आभासी शक्ति क्षय। यानी औसत शक्ति क्षय तथा आभासी शक्ति क्षय का अनुपात, है ना। एवरेज और वर्चुअल का रेशो, एवरेज पावर लॉस और वर्चुअल पावर लॉस का रेशो, बोलो क्या कहलाता है? शक्ति गुणांक। क्या कहलाता है? शक्ति गुणांक। ओके, तो मोटा मोटी आपको ये फार्मूला याद रखना है कि ये चीज क्या है। तो इसका आंसर बच्चों ये क्या है? प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में औसत शक्ति क्षय। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग। अगला टॉपिक देखते हैं, ये फार्मूला आपको याद रखना है, ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। सिंपल सा टॉपिक है ना। और जो क्लास अपनी ट्यूसडे को होने वाली है ना, जो क्लास अपनी ट्यूसडे को होने वाली है, उसमें हम बहुत ही शानदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं। और एससी का यानी अल्टरनेटिव करंट का यानी चैप्टर नंबर 10 का
वो आपका लास्ट टॉपिक होगा। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स फर्स्ट का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 इसको हम रिवाइज करेंगे। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट अपना टॉपिक क्या है? नेक्स्ट अपना टॉपिक क्या है एक बार लिख लेता हूं बच्चों। देखो आपका जो एवरेज पावर लॉस है, एवरेज पावर लॉस है वो क्या आ गया? VRMS, IRMS और क्या आ गया? cos ऑफ फाई। इसको बोल देता हूं 1 नंबर, है ना। ये 1 नंबर इक्वेशन हो गया। यहाँ बच्चों जो आपका cos फाई है वो क्या है? शक्ति गुणांक। क्या है बच्चों? शक्ति गुणांक, है ना। अब देखो हम लोग दो चीजें निकालेंगे। क्या क्या निकालेंगे? देखो हम दो चीजें निकालेंगे पहले बच्चों। एक तो हम लोग निकालेंगे शक्ति गुणांक, हालांकि इस बार ये तो सिलेबस में नहीं है लेकिन पावर लॉस निकालने के लिए निकालना पड़ेगा। एक तो हम लोग शक्ति गुणांक निकालेंगे, है ना। और दूसरा हम लोग निकालेंगे शक्ति क्षय। क्या निकालेंगे? शक्ति क्षय। किसके लिए निकालेंगे? विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथों के लिए, है ना। ये वाला जो फार्मूला है ये तो एक बेसिक फार्मूला है, ये हर प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ पे लागू होता है ना। लेकिन आपको पर्टिकुलर ये बोल दिया कि आपके पास शुद्ध प्रतिरोध वाला प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है। कौन सा परिपथ है बच्चों? शुद्ध प्रतिरोध वाला प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है। और आपको कहा गया है कि शक्ति गुणांक निकालो और शक्ति क्षय निकालो, है ना। तो शक्ति गुणांक तो बड़ा सिंपल निकल जाएगा। शक्ति गुणांक जो है वो तो बड़ा सिंपल आ जाएगा बच्चों। शक्ति गुणांक तो बड़ा सिंपल आ जाएगा। शक्ति गुणांक का मतलब cos फाई का मान, है ना। तो cos फाई का मान इस यहाँ 1 आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा बच्चों? 1। तो भैया शुद्ध प्रतिरोध वाला जो परिपथ होता है उसके लिए शक्ति गुणांक का मान 1 होता है। cos फाई का मान 1 होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपको याद आ रहा होगा जो आपका प्योर आर वाला परिपथ था, है ना, उसमें वोल्टेज और करंट के बीच फेज डिफरेंस 0 होता है बच्चों। फेज डिफरेंस 0 होता है, कलांतर 0 होता है ना। ये फाई है ना, ये फाई ये क्या है? वोल्टेज और करंट के बीच का कलांतर, है ना। और शुद्ध आर वाला जो होता है ना, शुद्ध आर वाला, है ना, वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं बच्चों, एक ही कला में होते हैं, तो कलांतर 0 होता है भाई। तो cos फाई का मान चाहिए। cos फाई कलांतर होता है 0 और cos 0 का जो मान है वो कितना होता है? 1। तो शक्ति गुणा कितना होता है? 1, है ना। तो इस प्रकार के सवाल बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं कि शुद्ध आर वाला परिपथ है, शक्ति गुणांक का मान कितना होगा? यानी cos फाई का मान पूछा तो बच्चों शक्ति गुणांक का मान कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। अब यदि पावर लॉस की बात की जाए, एवरेज वाले पावर लॉस की बात की जाए तो ये क्या होगा? VRMS और क्या होगा? IRMS और cos फाई का मान क्या होगा? 1। और फाइनली बोलो ये क्या आ जाएगा? VRMS और गुणा में बोलो क्या आ जाएगा? IRMS। और ये क्या हो गया? एवरेज पावर लॉस। क्या हो गया? एवरेज पावर लॉस। इसका मतलब क्या हुआ? शुद्ध आर वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में पावर लॉस होगा। क्या होगा बच्चों? पावर लॉस होगा। कितना होगा? VRMS IRMS। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है हीटर, है ना। हीटर में क्या होता है बच्चों? मैग्नीन का एक तार होता है, यानी प्रतिरोधक होता है, जिसको आप किससे जोड़ देते हो? AC वोल्टेज सोर्स से जोड़ देते हो। ठीक है, तो इसमें करंट पास होता है और वो करंट कौन सा करंट होता है बच्चों? AC करंट। ठीक है, तो आपका जो हीटर है ना बच्चों, आपका जो हीटर है उससे देखो बच्चों उष्मा का उत्सर्जन होता है, यानी उष्मा का उत्पादन करता है। यानी यहाँ वाली जो एनर्जी है, यानी यहाँ वाली जो पावर है वो हमें किसके रूप में मिलती है? उष्मा के रूप में। यानी पावर का जो लॉस होता है, शक्ति का जो खर्च होता है वो किसके रूप में होता है? उष्मा के रूप में। और उसका वैल्यू कितना होता है? VRMS IRMS। एवरेज वैल्यू कितना होता है बच्चों? VRMS IRMS। यानी शुद्ध आर वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथों में पावर लॉस होता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट चीज देखते हैं नंबर 2 ले लेते हैं। कौन सा ले लें बच्चों? शुद्ध प्रेरकत्व वाला। कौन सा बच्चों? शुद्ध प्रेरकत्व वाला प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। मैं सीधा परिपथ लिख देता हूं, शुद्ध प्रेरकत्व वाला। अब एक बात बताओ, शुद्ध प्रेरकत्व में आपको याद है ना बच्चों, धारा और वोल्टता के मध्य कलांतर होता है बच्चों 90 डिग्री का, π/2 का, है ना। अब देखो इसमें धारा 90 डिग्री पीछे होती है तो वोल्टता दोनों 90 डिग्री क्या होगी? आगे। और साइन आता है वोल्टता के हिसाब से। वोल्टता 90 डिग्री आगे है तो जो फेज है वो +π/2 है।
क्या है बच्चों, प्लस π/2। और वोल्टता यदि बच्चों 90 डिग्री पीछे होगी तब चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। तो शुद्ध प्रेरकत्व वाला, भाई प्रेरकत्व का मतलब वो एल वाला ना, वो एल वाला आपको याद आ रहा है ना, धारा लेग होती है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री धारा लेग है, इसका मतलब कलांतर कितना है बच्चों, 90 डिग्री का है ना, 90 डिग्री का। चलो वही बात, इसके लिए सबसे पहले निकालते हैं शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक यानी कोस फाई का मान। कोस फाई का मतलब बोलो बच्चों, फाई का मान कितना है, π/2। तो कोस फाई यानी ये शक्ति गुणांक होता है। कोस 90 का मान होता है 0, तो शक्ति गुणांक कितना आ गया, 0। आर वाले के लिए कितना आया भाई, 1, और एल वाले के लिए बोलो कितना आया, 0। अब यदि एवरेज पावर लॉस की बात की जाए, एवरेज पावर लॉस की बात की जाए तो VRMS × IRMS, समीकरण नंबर 1 को देखो, मैं इससे निकाल रहा हूँ, इससे निकाल रहा हूँ, गुणा में कोस फाई है, और कोस फाई का मान शुद्ध एल के लिए बोलो कितना आ गया, 0। तो बोलो एवरेज पावर लॉस कितना आ गया, 0। ये तो बहुत शानदार बात है, ये तो बहुत शानदार बात है। और ये वाली जो चीज है ना, ये वाली जो चीज है ना, इस इंडक्टिव कॉइल को यानी प्रेरकत्व को, यानी बच्चों प्रेरण कुंडली को प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में उपयोगी बना देती है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में उपयोगी बना देती है, किसके बनाम, प्रतिरोध के बनाम, है ना। तो वो चीज क्या है, वो चीज क्या है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि कोई प्रेरण कुंडली जुड़ी हुई है, यानी प्रेरकत्व जुड़ा हुआ है, तो उसमें पावर लॉस नहीं होता, पावर लॉस नहीं होता, पावर लॉस नहीं होता। यदि प्रतिरोधक लगा है तो पावर लॉस होगा, लेकिन यदि इंडक्टिव कॉइल लगी हुई है, प्रेरण कुंडली लगी हुई है, तो किसी प्रकार का कोई पावर लॉस नहीं होगा, क्योंकि एवरेज पावर लॉस बोलो क्या आ गया, 0। और ये वाला कॉन्सेप्ट जब मैं आप लोगों को ट्यूसडे को इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा, ट्रांसफार्मर, क्या पढ़ाऊंगा बच्चों, ट्रांसफार्मर, वहां इसको याद करूंगा, आप याद रखना, यहाँ इस कंसेप्ट को मैं याद करूंगा कि शुद्ध प्रेरकत्व वाला जो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ होता है उसमें एवरेज पावर लॉस कितना होता है, 0, यानी उसमें पावर लॉस नहीं होता। ठीक है, इसके बाद देखो आपका शुद्ध प्रतिरोध आ गया, उसके बाद आपका क्या आ गया, शुद्ध प्रेरकत्व। अब शुद्ध धारिता वाला या शुद्ध धारित्य युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, है ना, शुद्ध धारिता वाला, शुद्ध धारिता वाला। भाई आप लोग जब भी क्लास देखते हो बच्चों, तो क्लास को आप पूरा देखें, है ना। मैं देखता हूं कि जब भी क्लास अपलोड होती है और शाम तक व्यूज तो उसमें ठीक आ जाते हैं, है ना, लगभग 250-300 के व्यूज आ जाते हैं, लेकिन 1 घंटे की क्लास है, 250 व्यूज है, उनमें से यदि 150 स्टूडेंट भी यदि अपना 12th बोर्ड वाला है ना, तो 150 घंटा वॉच टाइम होना ही होना चाहिए, है ना। और वॉच टाइम लगभग आता है 80 घंटा 90 घंटा आता है, और 150 बच्चा इस क्लास को देख रहा है तो 150 घंटा आना ही आना चाहिए। इसका मतलब आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो क्लास को पूरा नहीं देख रहे हैं, तो ऐसा ना करें, ऐसा ना करें, क्लास को आपको पूरा देखना है, तभी ये चीजें समझ में आएगी, है ना, अदरवाइज ये चीजें आपको समझ में नहीं आने वाली बच्चों। ठीक है, तो तीसरी चीज है, देखो तीसरी चीज है शुद्ध धारिता वाला प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। शुद्ध धारिता वाला, शुद्ध धारिता वाला प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। बच्चों धारिता वाला जो होता है ना, उसमें भी धारा और वोल्टता के मध्य जो कलांतर होता है, ये जो कलांतर था वोल्टता और धारा के मध्य, ये कलांतर जो है वो π/2 होता है। लेकिन देखो धारा जो है ना, धारा वो बच्चों 90 डिग्री आगे होती है, इसका मतलब वोल्टता 90 डिग्री पीछे होती है। पीछे होने के कारण यहाँ चिन्ह किसका लगा देते हैं, माइनस का। तो फाई बराबर क्या होता है बच्चों, -π/2। कोई दिक्कत नहीं है, आपको तो चाहिए शक्ति गुणांक। सबसे पहले क्या चाहिए, शक्ति गुणांक यानी कोस फाई का मान, कोस और क्या -π/2, और ये कितना होता है 0। तो यहाँ भी बच्चों शक्ति गुणांक का मान कितना होता है, 0। शक्ति गुणांक का मान कितना होता है, 0। और दूसरी चीज आपको क्या चाहिए बच्चों, पावर लॉस। क्या चाहिए, पावर लॉस। तो इक्वेशन नंबर 1 आपके सामने है, क्या है बताओ, VRMS, गुणा में क्या है बच्चों, IRMS, और गुणा में क्या है बच्चों, कोस फाई। कोस फाई यानी शक्ति गुणांक, शक्ति मान गुणांक का मान बोलो कितना है, 0। तो यहाँ बोलो बच्चों एवरेज पावर लॉस कितना आ गया, 0। तो देखो बच्चों शुद्ध आर वाले में पावर लॉस होगा, लेकिन शुद्ध प्रेरकत्व वाला परिपथ है ना, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है, तो पावर लॉस नहीं होगा। और शुद्ध धारिता वाला प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है, तब भी पावर लॉस नहीं होगा। ओके बच्चों, और आपको फिर एक बात बता देता हूं, यह वाला जो टॉपिक चल रहा है इसके एग्जाम में आने के चांस बहुत कम है,
क्योंकि शक्ति गुणांक एक छोटा सा टॉपिक है जो आपके सिलेबस से हटा लिया गया है और शक्ति गुणांक की महत्वता बहुत ज्यादा है एवरेज पावर लॉस में। तो पूरे चांस है कि एग्जाम में ना पूछा जाए कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में औसत शक्ति क्षय क्या होता है, फिर भी हो सकता है कोई ऑब्जेक्टिव टाइप छोटा मोटा सवाल पूछ लिया जाए। इसलिए बच्चों यह वाला जो फार्मूला है वो आपको पता होना चाहिए। और पावर लॉस निकालते कैसे हैं, शक्ति गुणांक सिलेबस में नहीं है लेकिन पावर लॉस तो है ना, पावर लॉस तो है ना, तो पावर लॉस पूछ सकता है। तो पावर लॉस निकालते कैसे वो आपको पता होना चाहिए। तो 3 नंबर क्या हो गया, शुद्ध धारिता वाला परिपथ। क्या हो गया बच्चों, शुद्ध धारिता वाला परिपथ। क्या हो गया, शुद्ध धारिता वाला परिपथ। ओके, इसके बाद देखो आरएल सिलेबस में नहीं है, आरसी सिलेबस में नहीं है। इसके बाद डायरेक्ट आपका है एलसीआर। डायरेक्ट 4 नंबर पे बोलो क्या है बच्चों, एलसीआर। क्या है बच्चों, एलसीआर। इसके लिए आपको क्या निकालना है, शक्ति गुणांक और पावर लॉस। तो एलसीआर के लिए बच्चों शक्ति गुणांक निकालने के लिए हमें इसका प्रतिबाधा आरेख बनाना पड़ेगा। कौन सा आरेख भाई, प्रतिबाधा आरेख। कौन सा आरेख, प्रतिबाधा आरेख। मान लो मैं प्रतिबाधा आरेख बना रहा हूं एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी के लिए। भाई सदिश चित्र और क्या है ना, तो बना देते हैं। देखो बना देते हैं बच्चों, ये रेफरेंस फ्रेम बना लिया मैंने, है ना। और ये क्या है भाई, एक्स, और ये क्या है बच्चों, वाई, है ना। और सदिश चित्र में इधर क्या लेते हैं, आई एम। अब देखो बच्चों एलसीआर सर्किट है, 3 कंपोनेंट है, एल है, सी है, आर है। ठीक है, तो एक तो आर होगा, और आर बोलो किसकी दिशा में होता है बच्चों, एक्स की दिशा में, है ना। याद करो वी एम आर, अरे भाई वी एम आर क्या होता है, आई एम गुना आर। तो वी एम आर की दिशा आई एम की दिशा में होती है, तो बच्चों आर की दिशा भी कहाँ होगी, आई एम की दिशा में। अब आपको डायरेक्शन देखना है एक्सएल का। याद करो एल फॉर लेग, धारा 90 डिग्री पीछे तो वोल्टा 90 डिग्री आगे। तो वी एम एल कहाँ होगा, वाई दिशा में। और वी एम एल क्या होता है बच्चों, आई एम गुना एक्सएल। तो एक्सएल बोलो कहाँ दिखाया जाएगा, वाई दिशा में। इसके बाद दिखाना है एक्स सी। याद करो बच्चों वी एम सी, है ना। सी वाले में धारा 90 डिग्री आगे तो वोल्टा 90 डिग्री पीछे। वोल्टा 90 डिग्री कहाँ दिखानी है, पीछे। तो ये वोल्टा 90 डिग्री पीछे दिखा देंगे वीएमसी। और आपका बच्चों जो वीएमसी है वो क्या होता है, आईएम गुना एक्ससी। तो वीएमसी माइनस वाई में है, तो एक्ससी भी कहाँ होगा, माइनस वाई में। अब आप गौर से देखो, यहां मैंने बच्चों वोल्टा सदिश को न दिखाकर बाधाओं को दिखाया है ना। जो प्रतिरोधक बाधा पैदा करता है उसको दिखाया मैंने एक्स दिशा में, है ना। जो प्रेरण कुंडली बाधा पैदा करती है उसको मैंने दिखाया वाई दिशा में। और जो संधारित्र बाधा पैदा करता है उसको मैंने कहा दिखाया है, माइनस वाई दिशा में। तो ये वाला आरेख जिसमें बाधाएं दिखाई गई है इसको फेजर आरेख नहीं, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, प्रतिबाधा आरेख। क्या बोलते हैं, प्रतिबाधा आरेख। अब इनको जोड़ते हैं, बड़ा सिंपल है बच्चों। देखो एक्सएल बैलेंस हो जाएगा किससे, एक्सिस से। तो नेट कहाँ बचेगा, ऊपर की ओर। फिर बता देता हूँ, ऊपर यदि 100 न्यूटन है, नीचे 10 न्यूटन है, तो बच्चों जो नेट है वो ऊपर की ओर बचेगा और कितना होगा, 90 न्यूटन। तो एक छोटे वाला एरो मैं बना रहा हूँ, बच्चों एक छोटे वाला एरो बना रहा हूँ, ये वाला एरो। और ये वाला एरो क्या होगा, एक्सएल माइनस एक्ससी। क्या होगा बताओ, एक्सएल माइनस एक्ससी। ओके, इसके बाद क्या करते थे, इसके बाद देखो इसको इस तीसरे में जोड़ना है नेट बाधा निकालने के लिए। तो समांतर चतुर्भुज बना लेते थे और कटान बिंदु से निकलने वाला विकिरण परिणामी को बताता था। ये VMRLC हुआ करता था। और VMRLC क्या होगा, ध्यान से सुना, VMR होगा IM गुणा बाधा, बाधा R है। VML IM गुणा बाधा, L की बाधा XL है। VMC IM गुणा XC, क्योंकि C की बाधा XC है। VMRLC बोलो क्या होगा, IM गुणा बाधा, और RLC की जो बाधा है वो क्या है बच्चों, Z है। तो IM गुणा Z आएगा, IM गुणा Z आएगा। इसका मतलब यदि ये VMRLC की दिशा है तो बोलो ये किसकी दिशा है, Z की दिशा। इसका मतलब ये क्या है, Z। अब देखो ये वाला जो एंगल होता है इसको आप कलांतर बोलते हो और किससे लिखते हो, फाई से। किससे लिखते हो, फाई से। इसको बोला O, इसको बोला A, और इसको क्या बोला मैंने, B। तो इसमें बच्चों आप कोस फाई का मान निकाल दो। आपको क्या चाहिए बच्चों, शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक का मतलब आपको क्या चाहिए, कोस फाई का मान। क्या चाहिए बच्चों, कोस फाई का मान। एक्स्ट्रा बात बता रहा हूं, बहुत कम चांस है आने के, फिर भी देख लो बच्चों, कोस फाई का मान। तो लाल बटा कक्का से,
लाल बटा कक्का से बोलो क्या आएगा, आधार बटा कर्ण। आधार बोलो बच्चों क्या है, ओ ए। आधार बोलो बच्चों क्या है, ओ ए। और कर्ण बोलो क्या है, ओ बी। तो बोलो बच्चों कोस फाई बराबर कितना आया, ओ ए तो है आर और ओ बी बोलो क्या है, जेड। तो कोस फाई बराबर कितना आ गया, आर बटा जेड। ये शक्ति गुणांक है, ध्यान देना बच्चों। शुद्ध आर के लिए शक्ति गुणांक कितना आया, 1। एल के लिए कितना आया, 0। सी के लिए कितना आया 0। और एलसीआर के लिए कितना आया, एलसीआर के लिए कितना आया बच्चों, आर बटा जेड। कितना आया, आर बटा जेड। कोस फाई कितना आया, आर बटा जेड। ये ध्यान में रखने वाली बात है। कब, जब एक्सएल इज ग्रेटर देन क्या है, एक्ससी। एक्सएल इज ग्रेटर देन क्या है, एक्ससी। फिर बता देता हूं यहाँ जेड क्या है, यहाँ जेड क्या है, जेड है अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी और इसका वर्ग। आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी और इसका वर्ग। ओके, अब ये एक नंबर चीज तो ये होगी, है ना बच्चों। एलसीआर सर्किट कब, केस नंबर फर्स्ट। कब, केस नंबर फर्स्ट। कब, जब एक्सएल इज ग्रेटर देन क्या है, एक्ससी। कोस फाई कितना आएगा, आर बटा जेड। जेड क्या है, तो ये वाला। अब आपसे पूछे भाई पावर लॉस बताओ, भाई पावर लॉस बताओ। तो एवरेज पावर लॉस क्या आएगा, वी आर एम एस गुणा आई आर एम एस, आई आर एम एस गुणा कोस फाई। और कोस फाई बोलो कितना है, आर बटा जेड। ये आ गया एवरेज पावर लॉस। क्या आ गया ये, एवरेज पावर लॉस। किसके लिए, केस नंबर फर्स्ट के लिए। अब केस नंबर सेकंड में ज्यादा नहीं सोचना भाई। केस नंबर सेकंड में बच्चों ज्यादा नहीं सोचना। केस नंबर सेकंड में आपको ज्यादा नहीं सोचना, बड़ा सिंपल है। केस नंबर जो आपका सेकंड है इसमें आपको ज्यादा नहीं सोचना, ज्यादा नहीं सोचना। कोस फाई बराबर, केस नंबर सेकंड क्या है, लेस देन एक्ससी। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये डायग्राम जो ऊपर बना था वो नीचे बन जाएगा। कोस फाई का मान निकालोगे, एग्जैक्ट कितना आएगा बच्चों, आर बटा जेड। कितना आएगा, आर बटा जेड। तो एल इज ग्रेटर देन सी में भी आर बटा जेड आता है शक्ति गुणांक, और एल इज लेस देन के लिए भी कितना आता है, आर बटा जेड। लेकिन यहाँ जेड में चेंज आ जाता है। जेड क्या आता है, अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस, यदि सी बड़ा है तभी आता है एक्स सी माइनस एक्सएल और इसका क्या आता है, वर्ग। एवरेज पावर लॉस की यदि बात की जाए तो ये क्या आएगा, वी आर एम एस गुणा आई आर एम एस गुणा कोस फाई। और कोस फाई का मतलब बोलो क्या हो गया, आर बटा जेड। क्या आ गया ये, एवरेज पावर लॉस। क्या आ गया ये, एवरेज पावर लॉस। कब आ गया, जब एक्सएल इज लेस देन क्या है, एक्ससी। एक्सएल इज लेस देन क्या है, एक्ससी। अब रेजोनेंस वाला केस ले लेते हैं। मैंने तो बताया ना आपको 3 केस होते हैं भाई, इसमें 3 केस होते हैं बेटा। कौन सा केस ले लें अब इसमें, रेजोनेंस वाला। रेजोनेंस वाला केस ले लें बच्चा, केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड क्या है, जब एक्सएल बराबर क्या हो, एक्ससी। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम होना ही नहीं भाई, इसमें तो कोई प्रॉब्लम होना ही नहीं। एक्सएल बराबर एक्ससी होता है तो आपको याद है ना बच्चा, आपको याद है ना, जेड बराबर क्या होता है, आर। अरे भाई जेड बराबर क्या होता है, आर। और ये जेड क्या मिनिमम होता है, तो आपका आंसर हाँ मिनिमम होता है। तो कोस फाई क्या होता है, आर बटा जेड। क्या बनेगा, आर बटा आर। क्या बनेगा, 1। तो बोलो बच्चों कोस फाई बराबर कितना बन जाएगा, 1। एक्सएल बराबर एक्ससी होता है तो ये शुद्ध आर की तरह काम करता है। धारा तथा वोल्टता के मध्य कलांतर शून्य होता है। आप अपनी नोटबुक को, अपने नोट्स को अच्छे से देखो। V बराबर है V m साइन ओमेगा टी, या V RLC बराबर है V m साइन ओमेगा टी, और I बराबर भी है I m साइन ओमेगा टी। जो कला वोल्टेज का है वही कला धारा का है, यानी कलांतर कितना है बच्चों, 0 है ना। और कलांतर 0 है तो फाई 0 है, कोस 0 का मान 1 होगा। या R बटा जेड से देखो तो बच्चों ये रेजोनेंस वाला कंडीशन है। जेड कितना होता है, आर होता है। आर बटा आर कितना होता है, 1 होता है। तो कोस फाई बोलो आपको कितना मिलेगा, 1। कितना मिलेगा, 1। ये क्या था, ये था बच्चों विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथों के लिए पावर लॉस। और कौन सा पावर लॉस, एवरेज पावर लॉस। तो सबसे पहले आपने एक बेसिक फार्मूला बना लिया है ना, इसके लिए चाहे किसी भी प्रकार का प्रत्यावर्ती धारा परिपथ हो, है ना, उसके लिए आपने क्या लिख लिया, पावर लॉस। कौन से वाला, एवरेज वाला। कौन से वाला, एवरेज वाला। वो एवरेज वाला पावर लॉस कैसा आया,
तो वो आया VRMS IRMS cos फाई। इस cos फाई को आपने क्या नाम दे दिया? शक्ति गुणांक। क्या नाम दे दिया? शक्ति गुणांक। किस वाले सर्किट में कितना एवरेज पावर लॉस होगा, है ना, यह कौन डिफाइन करेगा? ये cos फाई डिफाइन करेगा। R है, L है, C है। R के लिए इसका मान कितना? 1। L के लिए कितना? 0। C के लिए कितना? 0। तो R वाले के लिए क्या आ जाएगा? VRMS IRMS। L वाले के लिए कितना आ जाएगा? 0। C वाले के लिए कितना आ जाएगा? 0। LCR है तो उसमें कितने केस बन गए थे? 3 केस। तो आप किसी भी प्रकार के, आपसे पूछे ना शुद्ध R वाले के लिए निकालो, तो R का कंडीशन लिख दोगे। L के लिए निकालो तो पहले तो एवरेज पावर लॉस निकालोगे तो L के लिए पूछे तो आप L के लिए बोल दोगे भाई ये cos फाई है ना, ये 0 होता है तो एवरेज पावर लॉस 0 बन जाएगा, लास्ट में इसको 0 दिखा दोगे। C के लिए पूछे C के लिए बता दोगे, ठीक है, ओके। तो ट्यूसडे को अपनी जो क्लास होने वाली है, बहुत शानदार टॉपिक हम करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम क्या है भाई? ट्रांसफार्मर। क्या नाम है बच्चों? ट्रांसफार्मर। नाम से पता लग रहा होगा कि ये ऐसी डिवाइस है जो कुछ न कुछ इधर से उधर कर रही होगी। ट्रांसफार्मर, है ना, ट्रांसफार्मर यानी ट्रांसफर कर रही होगी, कोई चीज इधर से उधर स्थानांतरित कर रही होगी, ट्रांसफर कर रही होगी, इसलिए उसका नाम क्या है बच्चों? ट्रांसफार्मर। ओके, अब आज की क्लास का अपना लास्ट टॉपिक, और ये टॉपिक है चौक कुंडली। क्या है बच्चों? चौक कुंडली। क्या है बच्चों? चौक कुंडली, है ना। जो आपने ट्यूबलाइट देखा है, ट्यूबलाइट के अंदर कहते हैं ना एक चौक होता है। आजकल तो LED लाइट आ गई, उनमें चौक वो कुछ नहीं होता। पुराने वाले जो ट्यूबलाइट है उनमें एक चौक लगा रहता है बेटा, ना। वो तो चौक होता है ना, वो क्या होती है? चौक कुंडली ही होती है। तो क्या होती है चौक कुंडली? तो बच्चों बड़ा सिंपल सा इसका मैं आपको जवाब देता हूं बच्चों। ये चौक कुंडली एक प्रेरण कुंडली ही होती है। प्रेरण कुंडली का मतलब समझते हो? जैसे परिणालिका भी कुंडली होती है ना, एक प्रेरण कुंडली ही होती है ना। चौक कुंडली क्या होती है बच्चों? एक प्रेरण कुंडली ही होती है। लेकिन बच्चों इसकी एक खास बात होती है, इसमें एक L भी होता है, इसमें एक R भी होता है। जो L होता है वो बहुत अधिक ज्यादा होता है यानी उच्च होता है, और जो R है वो क्या होता है? बहुत अधिक कम होता है यानी निम्न होता है। तो ऐसी कुंडली को क्या कहते हैं? चौक कुंडली। तो ध्यान से सुनना बच्चों, प्रेरण कुंडली ही चौक कुंडली है। लेकिन कब? जब प्रेरण कुंडली में ये 2 क्वालिटी आ जाए। कौन सी 2 क्वालिटी? कि जिसका स्व प्रेरण गुणांक उच्च हो और जिसका प्रतिरोध निम्न हो। ऐसी प्रेरण कुंडली को क्या बोलते हैं? चौक कुंडली। दोबारा सुन लो बच्चों, प्रेरण कुंडली जिसका स्व प्रेरण गुणांक उच्च हो, जिसका प्रतिरोध R निम्न हो, उस प्रेरण कुंडली को क्या बोलते हैं? चौक कुंडली। ओके, अब देखो बच्चों, चौक कुंडली बनाई कैसे जाती है? चौक कुंडली बनाई कैसे जाती है? तो चौक कुंडली बनाने के लिए बच्चों धातु का बना हुआ पटलित क्रोड लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों? पटलित क्रोड। और इस पटलित क्रोड के ऊपर तांबे का मोटा तार लपेट दिया जाता है। और कैसे लपेटा जाता है? तो इसका आंसर है लंबाई के अनुदिश या कुंडलिनी रूप में। लंबाई के अनुदिश या कुंडलिनी रूप में लपेट दिया जाता है। कुंडलिनी रूप में लपेट दिया जाता है। अब पटलित क्रोड क्या होता है? पटलित क्रोड का मतलब क्या होता है? इसको भी आप ध्यान से सुन लो। मान लीजिए बच्चों आपके पास एक धातु का इस प्रकार का टुकड़ा है। एक धातु का इस प्रकार का आपके पास एक टुकड़ा है। ठीक है बच्चों, धातु का इस प्रकार का आपके पास एक टुकड़ा है। जैसे मान लीजिए इस प्रकार का आपके पास एक धातु का टुकड़ा है बच्चों, ऐसा आपके पास एक धातु का टुकड़ा है ना। या आप मान लो इस प्रकार का आपके पास एक धातु का टुकड़ा है ना। इस धातु के टुकड़े के आप पतले पतले पीस काट लो, पतली चादर काट लो ऐसे, है ना। तो इसके पतले पीस निकालोगे तो आपके पास कागज,
है ना। कागज कॉपी का जो पृष्ठ होता है ना, रजिस्टर का जो पृष्ठ होता है, वैसे एक चादर ये हो जाएगी, दूसरी चादर ये हो जाएगी, तीसरी चादर ये हो जाएगी, इस प्रकार खूब सारी चादर हो जाएगी। अब आप क्या काम करो, इन चादरों को आपस में वापस चिपका दो, ऐसे ऐसे बच्चों वापस चिपका दो, ऐसे वापस चिपका दो और चिपका के वापस ऐसा टुकड़ा बना दो। लेकिन यह टुकड़ा किससे मिलकर बना हुआ है, पतली पतली चादरों से मिलकर बना हुआ है और चादरों के बीच में कोई पराविद्युत पदार्थ की पॉलिश कर दी जाती है। अब ये जो धातु का टुकड़ा है, अब ये जो धातु का टुकड़ा है, इसको बोलते हैं पटलित टुकड़ा, या इसको क्या बोलते हैं बच्चों, पटलित करोड़। क्या बोलते हैं बच्चों, पटलित करोड़। ठीक है, तो ऐसा कोई पटलित करोड़ ले लिया, मैं दोबारा एक डायग्राम बना देता हूँ यहाँ, मैं दोबारा बच्चों एक डायग्राम बना देता हूँ। ऐसा एक पटलित करोड़ ले लिया, ऐसा एक पटलित करोड़ ले लिया, ऐसा एक पटलित करोड़ ले लिया। इसके ऊपर तांबे का मोटा तार, तांबे का मोटा तार लंबाई के अनुदिश कुंडलिनी के या कुंडली के रूप में लपेट दिया जाता है। तो ये जो प्रेरण कुंडली बन जाती है, इस प्रेरण कुंडली को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, चोक कुंडली। चोक कुंडली, है ना। तो पटलित करोड़ लेने का क्या फायदा हो गया, करोड़ लेने का क्या फायदा हो गया, ये जो प्रेरण कुंडली है ना, तांबे वाली प्रेरण कुंडली तो ऐसी होती है, परिणाली का ही एक प्रकार से लोहा या कोई धातु इसके अंदर डाल दी तो आपको पता है बच्चों इसका L बढ़ जाएगा, इसका स्वप्रेरण गुणांक बढ़ जाएगा, है ना। माध्यम की चुंबकशीलता बढ़ गई, है ना। जो L है वो चुंबकशीलता के समानुपाती होता है, तो क्या बढ़ जाएगा, L बढ़ जाएगा, इसलिए पटलित करोड़ ले लिया। ओके, अब देखो मोटा तार क्यों काम में लिया, मोटा तार क्यों काम में लिया, क्योंकि R बराबर ये होता है भाई, R बराबर ये होता है। मोटा लिया इसका मतलब जो ये क्रॉस सेक्शन एरिया था ये बड़ा हो गया, और ये बड़ा हो गया तो R क्या हो गया, छोटा हो गया। R क्या हो गया, छोटा हो गया। तो पटलित करोड़ कुंडली के अंदर रखते हैं तो L तो हो जाता है ना, और मोटा लेते हैं तो R क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और इतना मोटा ले लेते हैं, मोटा मोटी चालक तार है, इसका लगभग जीरो तो नहीं होता, फिर भी लगभग कितना होता है, जीरो, यानी R होता ही नहीं, केवल और केवल क्या होता है, L होता है। जिसमें केवल और केवल L हो उसको क्या बोला जाता है, चोक कुंडली। ओके, अब देखो बच्चों इतनी हमने मेहनत की, है ना, और हमने चोक कुंडली को बनाया, तो क्यों बनाया, इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट क्या है। तो प्यारे बच्चों इसका बेनिफिट सुनना। प्रत्यावर्ती जो धारा परिपथ होते हैं, जो आपके प्रत्यावर्ती धारा परिपथ होते हैं, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ होते हैं, उनमें यदि आपको प्यारे बच्चों क्या करना है बताओ, धारा को नियंत्रित करना है। बोलो क्या करना है आपको, धारा को नियंत्रित करना है। क्या करना है, धारा को नियंत्रित करना है। तो नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग करेंगे, बोलो चोक कुंडली का। किसका उपयोग करेंगे, चोक कुंडली का। ध्यान से सुनो, जो आपके प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है ना, उनमें आपको धारा को नियंत्रित करना है, यानी किसी परिपथ में जाने वाला जो करंट है उसको आप कंट्रोल करना चाहते हो, कम या ज्यादा करना चाहते हो, तो आप किसका उपयोग करोगे, चोक कुंडली का। किसका उपयोग करोगे, चोक कुंडली का। चलो मान लिया चोक कुंडली का उपयोग करेंगे। अब आपसे ये पूछ लिया भाई चोक कुंडली का उपयोग करोगे तो क्यों करोगे, इसका फायदा क्या है, इसका फायदा क्या है। तो बच्चों इसका फायदा ये है कि चोक कुंडली यानी शुद्ध प्रेरकत्व युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ हो गया, और शुद्ध प्रेरकत्व युक्त धारा परिपथ में एवरेज पावर लॉस जीरो होता है, एवरेज पावर लॉस जीरो होता है। और प्रेरण कुंडली प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जो बाधा उत्पन्न करती है उसका मान ये होता है। यदि किसी परिपथ में इसको जोड़ देंगे तो ऐसी सोर्स है तो कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी भी होगी, एल भी होगा तो कोई ना कोई रुकावट पैदा करेगी, और रुकावट ज्यादा होगी तो धारा कम हो जाएगी, रुकावट कम होगी तो धारा ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब धारा को नियंत्रित किया जा सकता है। कम करना है तो रुकावट बढ़ा दो, और ज्यादा करना है तो धारा का मान ज्यादा करना है तो रुकावट को आप कम कर दो, यानी करंट कंट्रोल किया जा सकता है। बेनिफिट क्या हुआ, पावर लॉस होगा नहीं। लेकिन यदि आप प्रत्यावर्ती धारा को नियंत्रित करने के लिए परिपथ में यदि प्रतिरोधक लगा दोगे ना, तो धारा तो नियंत्रित तब भी हो जाएगी। प्रतिरोधक लगा दोगे, आर लगा दोगे, बड़ा आर लगाओगे धारा घट जाएगी, छोटा आर लगाओगे धारा बढ़ जाएगी, लेकिन वह नुकसान होगा। जो बाहर से हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं उसका एक भाग क्योंकि शुद्ध आर वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में आप लोगों ने पढ़ा था पावर लॉस होता है। जैसे हीटर में उष्मा के रूप में पावर लॉस होता है, वैसे बच्चा पावर लॉस होगा। तो हम तो केवल
करंट को कंट्रोल करने के लिए इस डिवाइस को काम में लेना चाहते थे, लेकिन यदि प्रतिरोधक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए लगा दोगे तो ऊर्जा का कुछ भाग जो है ना वो प्रतिरोधक के कारण उष्मा के रूप में खर्च हो जाएगा, यानी हमारा एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं उष्मा के रूप में लॉस में जाएगा, और हम ऐसा नहीं चाहते। इसलिए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा को यदि नियंत्रित करना है तो हम किसका उपयोग करते हैं? चौक कुंडली का। क्यों करते हैं? क्योंकि चौक कुंडली के लिए पावर लॉस नहीं होता, हमारा काम भी बन गया, हमारा करंट कंट्रोल भी हो गया और पावर लॉस भी नहीं हुआ। ये बच्चों क्या थी? चौक कुंडली। ठीक है, फिर मैं आपको याद दिला देता हूं, जो हमारी ट्यूसडे को क्लास होने वाली है उसमें हम बहुत ही शानदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी है। टॉपिक का नाम क्या है बच्चों? ट्रांसफार्मर। क्या है? ट्रांसफार्मर। अब एक बात ध्यान से सुनो, जो भी क्लास आप देखते हो बहुत मेहनत लगाकर आपकी क्लास बनाई जाती है ना, तो प्लीज आप उस क्लास को पूरा देखें। ऐसा नहीं है कि आपको पता लग गया है कि 2 बजे भाई क्लास अपलोड होने वाली है ना, और आप 2 बजे पूरे जोश के साथ आते हो, 5 या 10 मिनट आप क्लास में रहते हो है ना, उसके बाद आप क्लास से स्किप कर जाते हो और इधर उधर की चीजें देखने लग जाते हो। नहीं, है ना, अपने आप को पूरा का पूरा तैयार करो कि 40 मिनट की क्लास है, 50 मिनट की क्लास है, 1 घंटे की क्लास है, मुझे वो क्लास पूरी देखनी है, मुझे वो क्लास पूरी देखनी है। कोई चीज आपको समझ में नहीं आती, आप पॉज कीजिए, आप वापस बैक पीछे जाइए, वापस दोबारा से उसको देखिए, है ना, बिल्कुल आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो पूरा का पूरा बच्चों आपको क्लास देखना है। ठीक है, मिलते हैं ट्यूसडे को। ओके, थैंक यू।